2021 को हुआ था। हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम लोग राजभाषा के 10 प्रश्न वे देखने जा रहे हैं जो एलडीसी एग्जाम स्टेशन मास्टर में पूछा गया है। ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के एलडीसी स्टेशन मास्टर लेवल 6 के एग्जाम में 23 जनवरी 2021 को पूछा गया प्रश्न है, जिनमें प्रश्न संख्या 101 से लेकर और 110 तक राजभाषा के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। इन प्रश्नों को देखने से ये लाभ होगा कि चाहे किसी भी विभाग में जो राजभाषा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लगभग उसका लेवल एक ही है और उन्हीं प्रश्नों से बार बार पूछा जाता है। इसमें 5 से 7 प्रश्न तो कॉमन रहते ही रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। देखिए दोस्तों, 10 प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि खा क्षेत्र में, पहला प्रश्न है दोस्तों, खा क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, खा क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि खा क्षेत्र में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, दमन दीव, दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। कौन कौन से इसके लिए फॉर्मूला बताए थे? पंगु चंद मदान, ठीक, पंजाब, गुजरात, पंगु चंद मदान, चंडीगढ़, ठीक, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर और नगर हवेली। तो इसमें जो है चंडीगढ़ आया हुआ है। खा क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र कौन हुआ? चंडीगढ़ दोस्तों। चूंकि रांची, अगरतला, जयपुर इस तरह से नहीं दिया हुआ है। का, खा और गा क्षेत्र राजभाषा नियम 1976 के अनुसार संपूर्ण भारत को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार पूरे भारत 3 क्षेत्रों में विभाजित है, का क्षेत्र, खा क्षेत्र, गा क्षेत्र। हाँ, ध्यान रहे दोस्तों कि तमिलनाडु किसी भी क्षेत्र में नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है ईसीआर के गुड्स गार्ड के परीक्षा में, जिसको हम अगले दिन हल कराएंगे। तो देखिए, खा क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र कौन सा हुआ दोस्तों? ये चंडीगढ़ इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, ठीक। तो 102 प्रश्न क्या है कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों, क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था। तो देखिए, संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ था। चूंकि ध्यान रखें दोस्तों कि राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 4 के अधीन इसका गठन हुआ था। संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन हुआ वह राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 4 के अधीन हुआ है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसके अधीन हुआ है? राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 4 के अधीन, ठीक। और उस समय इसके अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता जी थे। तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता जी थे। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 4 के अधीन तो हुआ, लेकिन हुआ कब? तो हुआ 1976 में। कब हुआ? 1976 में। तो देखिए इसका व्याख्या पे थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों कि संसदीय राजभाषा समिति के गठन जो है राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 4 के अधीन हुआ था, लेकिन जनवरी 1976 में हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता जी थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्या है? राजभाषा नियम कब पारित हुआ? दोस्तों, आप जानते हैं राजभाषा नियम 1976 में पारित हुआ था। राजभाषा नियम जो है 17 जुलाई 1976 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। राजभाषा नियम के बारे में कब प्रकाशित किया गया? 17 जुलाई 1976 को।
और उसी समय से इसे पारित माना जाता है। कब से? 17 जुलाई 1976 से राजभाषा नियम को पारित माना जाता है, परंतु इसका संशोधन जो है 1987 में हुआ था। तो देखिए इसका जरा सा ध्यान दें कि राजभाषा नियम के लिए राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 17 जुलाई 1976 थी, परंतु इसका पहला संशोधन 1987 में हुआ था। तो चलिए देर न करते हुए चौथा प्रश्न को ध्यान दें कि स्टेशन उद्घोषणाओं यानी स्टेशनों की जब उद्घोषणा होती है तो किस भाषा में किया जाता है, किस भाषा के क्रम में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी स्टेशन के उद्घोषणा होती है तो सबसे पहले वहाँ के लोकल लैंग्वेज होता है, प्रादेशिक भाषा, उसके बाद हिंदी लिखी जाती है और अंत में अंग्रेजी लिखी जाती है। सबसे पहले क्या होता है, वहाँ के प्रादेशिक भाषा लोकल लैंग्वेज, तब हिंदी और तब जाके अंग्रेजी रहती है। यानी इसका सही आंसर हुआ प्रादेशिक भाषा है हिंदी और तब अंग्रेजी। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? 105वां प्रश्न क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। किनको जाना जाता है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त को। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि वास्तविक रूप से यदि पूछा जाए कि वास्तविक रूप से भारत के राष्ट्र कवि कौन है, तो यदि प्रथम लगा देता है तो मैथिली शरण गुप्त, अब प्रथम नहीं लगाता है, अब भारत के राष्ट्र कवि कौन है चुनाव करने को ऐसे देता है, तो उस स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर आंसर हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्र कवि कौन है तो सबसे प्रथम स्थान किसका आता है? रामधारी सिंह दिनकर के। लेकिन यदि पूछ देता है कि पहले राष्ट्र कवि कौन है, प्रथम राष्ट्र कवि, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि, तो उस स्थिति में मैथिली शरण गुप्त जी आंसर होता है। कौन होता है? मैथिली शरण गुप्त जी। ये प्रथम जो है प्रथम राष्ट्र कवि हैं। ध्यान रखें कि कभी कभी जब अब ऐसे प्रश्न पूछने लगा, यानी कि कवियों से प्रश्न पूछने लगा, उनके लेखन से प्रश्न पूछने लगा, ठीक, तो उस स्थिति में लेखन से प्रश्न पूछने लगता है तो हम लोग ध्यान रखें कि रामधारी सिंह दिनकर जी के भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। वो क्या क्या हैं? जैसे उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, चक्रव्यूह, हुंकार, हाहाकार, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक, एक बार फिर से सुने कि रामधारी सिंह दिनकर जी का यदि जन्म देखें तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था जन्म, और इनकी प्रमुख रचना उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, चक्रव्यूह, हुंकार, हाहाकार है, जिसमें उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? उर्वशी पे। ध्यान रखें दोस्तों, किस पे पुरस्कार मिला, ये बड़ा प्रथम बात हो जाती है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में महादेवी वर्मा के बारे में पूछा गया है कि किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को तो खैर यामा पे मिला था, लेकिन ध्यान रखें कि रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रमुख ग्रंथ आपको याद हुआ? ध्यान रखें दोस्तों, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, चक्रव्यूह, हुंकार, हाहाकार इत्यादि हैं, और उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यदि हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन को यदि ध्यान दें तो हरिवंश राय बच्चन के मधु लगा तो सभी प्रमुख ही हैं, यानी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण इत्यादि है। ठीक, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण इत्यादि। ठीक, आगे देखते हैं, यदि हम लोग प्रदीप को ध्यान रखें, प्रदीप को ये हलंत के साथ लिखने में थोड़ा वो हुई है, इसे क्षमा करें। प्रदीप के बारे में यदि हम देखते हैं तो ये एक संगीतमय रचना रचने वाले कवि थे। लगभग इनकी 1700 संगीतमय रचना है। जैसे कि आप मेरी संतोषी में फिल्म में देखते हैं जो 1975 में आई थी, तो उसमें इनका संगीत था, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ मेरी संतोषी माँ। ठीक, और ध्यान दे दोस्तों कि ये आज़ादी के समय के गीत हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो किनका है? ये प्रदीप जी का है। ठीक, और बच्चों के कविताओं में देखते होंगे कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती बलिदान की।
ये प्रदीप जी का है। तो प्रदीप जी के ये प्रमुख हैं जो पूछे जाते हैं, याद रखें कैसे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, ये संतोषीमा फिल्म में है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये गीत जो है प्रदीप जी का है। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती बलिदान की, ये प्रदीप जी का है, ठीक ना। और मैथिली शरण गुप्त जी के यदि प्रमुख रचना देखें तो भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा इत्यादि है। मैथिली शरण गुप्त जी का जो बार बार पूछा जाता है वो साकेत से प्रश्न आता है कि साकेत किसकी रचना है, भारत भारती से आता है। इनका जन्म जो है झांसी में 3 अगस्त 1886 को हुआ था। मैथिली शरण गुप्त इसका जो प्रथम राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी के यदि जाने तो इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना जो है भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा इत्यादि हैं। तो देख लीजिए इसके डिस्क्रिप्शन में जरा सा देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 होगा दोस्तों। क्या होगा? 1886, 3 अगस्त 1886 में हुआ था, ठीक। इनके प्रमुख रचना जहाँ तक देखा जाए तो भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध इत्यादि हैं, इनकी प्रमुख रचना है, ठीक। अगर यदि हम लोग मुख्य जो आज के राष्ट्र कवि हैं यानी कि प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, वास्तविक राष्ट्र कवि तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1960 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचना देखें तो देखिए दोस्तों, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी चकर, बिहू, हुंकार, हाहाकार, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के प्रमुख रचना है। यदि हम लोग हरिवंश राय बच्चन को देखें तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। और यदि उनकी प्रमुख रचना को देखते हैं हम लोग तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण इत्यादि, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण इत्यादि। लेकिन प्रदीप जी का देखते हैं तो इनकी प्रमुख गीत है ना, गीत तरह के कविताओं की रचना किए हैं, जैसे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ मेरी संतोषीमा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती बलिदान की, ठीक ना। तो ये जो है प्रदीप जी का है। और इसके साथ साथ आगे देखिए प्रदीप जी का हो गया। मैथिली शरण गुप्त जी के तो हम लोग जान ही लिए हैं कि भारत भारती, साकेत, जयद्रथ, यशोधरा इत्यादि है। अब आगे हैं कि मैथिली किस राज्य की भाषा है। तो देखिए मैथिली किस राज्य के भाषा है? मैथिली बिहार की भाषा है, ये बिहार का एक लोकल लैंग्वेज है, ठीक। मैथिली बिहार की भाषा है, कुछ उत्तर प्रदेश के भागों में भी बोली जाती है। आगे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 107, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय। तो दोस्तों देश का पहला हिंदी संग्रहालय जो है, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, वो आगरा में है। कहाँ है? देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय जो है आगरा में है। 8वां प्रश्न को यदि हम देखते हैं कि हिंदी के वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है 11, क्योंकि 11 जो है देखिए 4 ह्रस्व स्वर और 7 दीर्घ स्वर, कुल मिला के 11 होता है। यदि क्वेश्चन आपसे केवल ह्रस्व स्वर के पूछ दे, क्या पूछ दे? केवल ह्रस्व स्वर के पूछ देता है तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4, ठीक। और केवल दीर्घ स्वर के यदि पूछ देता है, क्या पूछ देता है? केवल दीर्घ स्वर के, तो दोस्तों दीर्घ स्वर की संख्या जो हो जाती है, अगर केवल दीर्घ स्वर के पूछता है तो संख्या 7। इस तरह से कुल मिला के 7 4 11 हो गया, जो कि रेलवे मानती है। रेलवे के एग्जाम में अभी तक जो हिंदी पूछा गया है उसमें ये 11 स्वर मानती है या 41 व्यंजन मानती है। अगर कुल वर्ण पूछता है तो कुल वर्णों की संख्या 52 मानती है। अगर व्यंजन पूछता है तो व्यंजनों की संख्या 41 मानती है। अगर स्वर पूछता है तो स्वर की संख्या 11 मानती है। परंतु देखिए कुछ एग्जामों में स्वर के संख्या वो दोनों री मिला करके, ठीक, स्वर के संख्या जो होता है 13 और 35 जो होता है व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, इस प्रकार से भी कुल मिला के 52 वर्ण ही हैं। परंतु इस प्रश्न में ऐसे रहता है कि लेखन के आधार पर
स्वर की संख्या तो 13 हो जाएगी। लेखन के आधार पे व्यंजन की संख्या तो 35 हो जाएगी और संयुक्त वर्ण 4 हो जाएगी, तो कुल मिला के 52 वर्ण होगा। परंतु रेल में जो पूछी जाती है वो लेखन के आधार पे नहीं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं तो 11, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं तो 41, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं तो 52, हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कितने हैं 4, दीर्घ स्वर कितने हैं 7। तो यहाँ पे चूंकि हिंदी वर्णमाला में स्वर पूछता है इसलिए 11 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान रखें कि रेलवे का मानना है कि हिंदी वर्णमाला में 4 ह्रस्व स्वर और 7 दीर्घ स्वर है। कुल मिला के स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 41 है और हिंदी में कुल 52 वर्ण है। वैसे लेखन के आधार पर 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, कुल मिला के 52 वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, ये देखते हैं कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये किसके लिए मिला था, यामा के लिए। आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि यामा के जो रचना हुआ था वो कब हुआ था, 1936 में। यामा के रचना महादेवी वर्मा ने कब की थी, 1936 में। आगे आ गए निहार, तो निहार के रचना कब की थी, तो निहार के रचना 1930 में की थी। कब की थी निहार के रचना दोस्तों, निहार के रचना जो है 1930 में महादेवी वर्मा द्वारा किया गया था, अध्यापिका महादेवी वर्मा द्वारा। आगे आ गए रश्मि, तो रश्मि की रचना भी महादेवी वर्मा द्वारा किया गया है, लेकिन 1932 में दोस्तों रश्मि की रचना। और दीपशिखा, दीपशिखा की रचना भी महादेवी वर्मा द्वारा किया गया है, कब, 1942 में। इस प्रकार से यामा, निहार, रश्मि और दीपशिखा ये चारों महादेवी वर्मा द्वारा रचित ग्रंथ है। यामा की रचना 1936 में, निहार की 1930 में, रश्मि की 1932 में और दीपशिखा की 1942 में। परंतु जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो यामा पे मिला था 27 अप्रैल 1982 को। कब मिला था दोस्तों, 27 अप्रैल, यानी 27 अप्रैल कब मिला था, 27 अप्रैल 1982 को। 27 अप्रैल 1982 को यामा नामक रचना पे महादेवी वर्मा जी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था, परंतु कर्मस्थली इलाहाबाद रहा और मृत्यु प्रयाग में हुआ था, इलाहाबाद में यानी। ठीक, इनकी मुख्य रचना मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, रेखाचित्र, यामा इत्यादि है, जिसमें से बार बार पूछा जाता है कि यामा किन की रचना है, स्मृति की रेखाएं किन की हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न को जरा सा देख लें कि महादेवी वर्मा को यामा नामक रचना पे 27 अप्रैल 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके प्रमुख रचना मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, रेखाचित्र, यामा इत्यादि है। ठीक, तो दोस्तों लास्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस एक जिले को हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो एक जिला है नरसिंहपुर, इस नरसिंहपुर जिला को, नरसिंहपुर जो जिला है इसको हिंदी साक्षर घोषित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में